नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सगलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड में हुए सितंबर 2022 के चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अहम सवाल उठाया। उन्होंने न्याय में देरी को लेकर राज्य की मौजूदा बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर निशाना साधा। राहुल ने अपने बयान में कहा कि अंकिता भंडारी के परिवार से मुलाकात की 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ 19 साल की अंकिता वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां एक वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबोकर उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिंसा और डुबोने के सबूतों की पुष्टि की है, मगर रिजॉर्ट में अंकिता के रूम को किसी भी तरह की जांच होने से पहले ध्वस्त कर दिया गया, जो खुद में संदेहपूर्ण है। इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है, क्योंकि वे बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। राहुल गांधी ने कहा कि बलात्कारियों और अपराधियों को बचाना, उनका राजनीतिक संरक्षण करना और बलात्कार के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत करना बीजेपी की विकृत मानसिकता है। दुनिया में सबसे घिनौने इंसान वो होते हैं जो बलात्कारियों की रक्षा करते हैं, और बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है। क्या है अंकिता भंडारी हत्याकांड, समझे। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। सितंबर 2022 में अंकिता लापता हुई। बाद में चीला नहर से शव बरामद हुआ। मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आक्रोश और आंदोलन हुए। मामला महिलाओं की सुरक्षा और वीआईपी संस्कृति को लेकर भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना। 2025 में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाने का आरोप लगा। भारी विरोध के बाद अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की हो रही है सीबीआई जांच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की और न्याय को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। ऐसे में किस रूप में देख रहे हैं? योगेश, आप तक आवाज आ रही है? आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद पीड़ितों परिवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। वहीं सितंबर 2022 में अंकिता लापता हुई। बाद में चीला नहर से शव बरामद किया गया। मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य समेत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों पर हत्या और सबूत मिटाने समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। वहीं अंकिता की हत्या के बाद उत्तराखंड में बड़े स्तर पर आक्रोश और आंदोलन हुए। मामला महिलाओं की सुरक्षा और वीआईपी संस्कृति को लेकर भी राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना। वहीं 2025 में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते उम्र कैद की सजा सुनाई। रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया गया। भारी विरोध के बाद अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच हो रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राष्ट्रीय बहस का ये मुद्दा बना था। वहीं 2025 में अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। रिजॉर्ट में आने वाले एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाने का आरोप है। भारी विरोध के बाद अब अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच हो रही है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात करी और निशाना उनके द्वारा साधा गया। आपको बता दें कि 19 वर्षीय अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी।
योगेश, राहुल गांधी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की और न्याय का भरोसा दिलाया, ऐसे में किस रूप में देख रहे हैं? अभी किसी का उत्तराखंड में हुए सितंबर 2022 के चर्चित हत्याकांड अंकिता भंडारी केस को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने न्याय में देरी को लेकर के राज्य की मौजूदा सरकार पर जो है गंभीर सवाल उठाते हुए आड़े लिया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया और निशाना साधा, उन्होंने अपने बयान में सीधे तौर पर कहा कि अंकिता भंडारी के जो परिवार से मुलाकात की 4 साल बीत चुके हैं और लेकिन आज तक अगर बात करें तो न्याय का इंतजार जो है वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो है 19 साल के अंकिता पंतरा रिजोर्ट में सब रिसेप्शन पर थी और जहां पर जो है वीआईपी मेहमान के सम्मान का जो है जिस तरह से हुआ उस घटना के बाद जो है नहर में गिरफ्तारी की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसके बाद जो है लगातार इसमें न्याय की बात की जा रही है, लेकिन अब तक उनको न्याय नहीं मिला है। तो इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वीआईपी को संरक्षण देने का काम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो अभी बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेता है, इस पर आरोप उनकी तरफ से जुड़े लगाए गए हैं। और इस पूरे मामले पर जो है उन्होंने कहा कि अपराधियों को बचाने का काम जो है वो राजनीतिक संरक्षण में किया जा रहा है। जी योगेश, हालांकि इस केस की सीबीआई जांच चल रही है, ऐसे में जांच को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सीबीआई जांच चल रही है, पहलुओं पर जांच हो रही है, लेकिन उस जांच पर भी जो है इनकी ओर से सवाल उठाया गया है कि जांच कहां तक पहुंची है, क्या कुछ उस जांच में निकल कर आया है। अभी तक वो पूरी जानकारी सामने नहीं लाई जा रही है। यानी कि सीधे तौर पर अगर देखें तो राहुल गांधी ने जिस तरह से लंबा पोस्ट किया है और उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने सीधे तौर पर उनसे जानने का प्रयास किया है। अभी तक उनसे कोई इस पूरे प्रकरण में इस तरह के ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जिस तरह के उठाने चाहिए थे। तो उन्होंने सीबीआई की जांच पर भी जो है निशान खड़ा किया है कि कहीं न कहीं पूरे मामले में जो है नेताओं को बचाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, जो वीआईपी है। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड के चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद शनिवार को बचाव दल ने एक और श्रमिक का शव बरामद किया। इसके साथ हादसे में मृतकों की संख्या 8 हो गई है, जबकि प्रशासन और बचाव टीम 2 अन्य लापता श्रमिकों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि चमोली में टीएचडीसी की निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे के बाद शनिवार को बचाव दल ने एक और श्रमिक का शव बरामद किया है। इसके साथ हादसे में मृतकों की संख्या 8 हो गई है, जबकि प्रशासन और बचाव टीम 2 अन्य लापता श्रमिकों की तलाश में जुटी है। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट किया है जारी। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। चमोली, बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली का खतरा, बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका। पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से की मौसम को कर सतर्क रहने की अपील। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। चमोली, बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 5 जिलों में येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली का खतरा भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। आकाशीय बिजली का खतरे को लेकर भी मौसम विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश से भूस्खलन और नदियों को जलस्तर बढ़ने की आशंका इस दौरान जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की मौसम विभाग द्वारा सलाह दी गई है। प्रशासन ने लोगों से मौसम को लेकर सतर्क रहने की अपील की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, उत्तराखंड में मौसम पल पल बदलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। मौसम को लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी मिल रही है? जिस तरह से उत्तराखंड में मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है, मिजाज बदला हुआ है, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ऐसे में अगर देखें तो देहरादून समेत कई जिलों में जारी किया गया है, जिसमें पर देखें तो चमोली, बागेश्वर में बहुत भारी से भारी
बारिश की चेतावनी जो है वो जारी है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। खासी बिजली का खतरा भी जो है इस दौरान आशंका जताई गई है कि बिजली खासी गिर सकती है और ऐसे में बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका भी जो है वो लगातार जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की जो सलाह है वो लगातार प्रशासन की ओर से दी जा रही है और ऐसे में जो प्रशासन है वो लोगों से मौसम में सतर्क रहने की अपील जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरह से लगातार पल जो मौसम है वो उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में खासतौर पर बदलाव नजर आ रहा है और ऐसे में जो लैंडस्लाइड के खतरे हैं वो बने हुए हैं, उसी को देखते हुए लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि अनावश्यक यात्रा जो है उससे बचें। जी योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। रुद्रपुर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद शहीद आजम उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि देश की आजादी के लिए वीरों के बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनके सपनों को भारत के निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने युवाओं से लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्रीय निर्माण में भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर खेल विभाग की ओर से क्रॉस कंट्री रेस भी आयोजित की गई, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि उनकी जो गाथाएं हैं, जो उधम सिंह नगर, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे आए हैं अलग अलग जगहों से, तो उनका हम लोग किसी तरह उनको उनकी कहानियों को हम लोग एक कहानी का फॉर्म देते हुए हम लोग पुस्तक भी बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रयत्न किया है। उसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि किच्छा में जहाँ पे शहीदी स्थल बना है वहाँ पे उनके लिए शेड की उनके निर्माण की तो शेड भी बनवाया जाएगा। कोशिश ये भी की जा रही है जो आज हमारे क्रॉस कंट्री और अन्य प्रतियोगिताएँ हो रही हैं उनके विजेताओं को हम लोग उत्साहवर्धन हम लोगों ने किया है, तो प्रोत्साहन भी दिया है। जो हमारी आप भी देख रहे हैं कि आज हम लोगों की क्या जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा की गई और वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया गया। तो ये हमारा इस चीज़ पे हम लोग इस दोराहे पे जो हम लोग खड़े हैं कि आज की पीढ़ी आगे क्या दे सकती है और जो अगली पीढ़ी आ रही है उसको हम लोग क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी देशभक्ति के रंग में नजर आई। बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटकों ने प्राकृतिक सुंदरता के बीच हाथों में तिरंगा लेकर आजादी का जश्न मनाया और भारत माता के जयकारे लगाए। इन दिनों फूलों की घाटी रंग बिरंगे फूलों से सजी हुई है। प्रकृति प्रेमियों के लिए घाटी का आकर्षण चरम पर है। प्रकृति पर्यटन गाइड जयदीप भट्ट ने कहा कि घाटी में अभी भी बड़ी संख्या में फूल खिले हुए हैं और पर्यटक इसकी खूबसूरती का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। मसूरी में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर गांधी चौक में आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं और कर्मवीरों को सम्मानित किया गया, जहां खेल जगत से मीना रावत और आदित्य शर्मा, डॉक्टर सुनील सैनी और संदीप नौटियाल सहित उत्तराखंड की लोक गायिका मीरा राणा को सम्मानित किया गया। इस दौरान मीना राणा से युवाओं ने अपनी बोली, भाषा और संस्कृति को बचाने का आह्वान किया। वहीं पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने मसूरी को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए नियमों का पालन करने की अपील की। इसके साथ ही ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि नियम तोड़ने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं माल रोड पर सड़क पर सामान लगाने वाले दुकानदारों से भी सामान हटाने की अपील की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि एक तिरंगे के नीचे जिस तरीके से पूरे सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी सामाजिक राजनीतिक संस्थाएं आकर के काम कर रही हैं, इस उत्सव को मना रही है, ये काबिले तारीफ है कि क्योंकि हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर एकत्रित होकर के हम ये बात तो कहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और गौरव बना रहे, लेकिन उस गौरव को बनाए रखने के लिए हम क्या योगदान करें, इस पे हम कभी भी बात नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि हमको ये योगदान अपने से, अपने घर से, अपने शहर से शुरू करना चाहिए। उन्हीं सारी चीजों को लेकर के मैंने आज
लोगों के सामने अपनी बात रखी है, क्योंकि दुख भी होता है इस बात को देख करके कि लोग मलबा ले जा करके बीच सड़क में डंप कर रहे हैं, जानते भी हैं कि ये सड़क कितनी इंपॉर्टेंट है, बावजूद उसके भी आप बीच सड़क में मलबा डंप कर रहे हैं। आप कूड़ा ऐसे ही फेंक रहे हैं, जबकि घर घर कूड़े उठाने के लिए हमारा पर्यावरण मित्र जा रहा है, फिर भी आप कभी सड़क में फेंक रहे हैं, कभी किसी गदेरे में फेंक रहे हैं। आप अपने कंस्ट्रक्शन के अपना जो अपना कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं उसका जो मलबा है वो आप कहीं भी जाकर के किसी गदेरे में फेंक दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपदा इस बार आई है, वरना इस बार किसी तरीके की कोई बड़ी आपदा शहर के अंदर नहीं अभी तक आई है, और उम्मीद करती हूँ कि आएगी भी नहीं। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में तिरंगा फहराया और देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वाली छात्राओं को भी जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों से विकास कार्य और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय और एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। हमारे देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर पूरे जनपद में सभी कार्यालयों में, सभी मुख्यालयों में आज कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज जनपद मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके परिवार, राज्य आंदोलनकारी और उनके परिवार, साथ ही जो वॉर हीरोज़ हैं उनके परिवार, उन्होंने भी यहाँ पर प्रतिभाग किया। इसके साथ ही जो अच्छे कार्य करा है, जिन्होंने अभी रिसेंटली जो कावड़ मेले में SDRF, NDRF, पुलिस, आर्मी, वो जवान, उनके ऑफिसर्स भी आज प्रतिभाग किया। साथ ही बच्चों के द्वारा अच्छी प्रस्तुति भी दी गई। मैंने आज सभी से अनुरोध भी किया है कि जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो हमारे जिनके बलिदान से हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उनके कर कमलों पे उन्होंने जो पथ दिखाया था उस पर कार्य करें और साथ ही जो भी वृहद सफाई अभियान हमारे जनपद में भी चल रहा है उसमें सभी लोग प्रतिभाग करें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में सभी लोग प्रतिभाग करें ताकि हमारे जनपद में जितनी योजनाएं हैं उसके लाभार्थियों को सही लाभ मिल सके और साथ ही लोगों की जो समस्या है उसका समाधान सुनिश्चित है। रक्षाबंधन पर रामनगर की महिलाओं ने कुमाऊनी संस्कृति को राखियों के जरिए नई पहचान दी है। ऊन, एपन आर्ट और पारंपरिक कुमाऊनी शब्दों से सजी इन राखियों की मांग देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रही है। ये राखियां महिलाओं को रोजगार देने के साथ पहाड़ की संस्कृति को भी आगे बढ़ा रही है। उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर की निवासी रंजना नेगी ने एक विशिष्ट एपन आर्ट राखी व्यवसाय आरंभ किया है। उनका ये उद्यम रक्षाबंधन के लिए हस्त निर्मित राखियां बनाने पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य लोगों को समृद्ध कुमाऊनी संस्कृति से जोड़ना है। ये बाजार में उपलब्ध सामान्य तैयार राखियों के समक्ष एक अनूठा और सार्थक विकल्प प्रस्तुत करता है। राखी का कॉन्सेप्ट इस तरीके से आया कि एक तो मैं घर पे, आजकल रक्षाबंधन आने वाला है तो सोचा क्या किया जाए। एपन आर्ट तो मैं बनाती ही हूँ, तो राखी को लेके भी मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हमारी कुमाऊं की संस्कृति से लोगों को जोड़ा जाए, क्योंकि मार्केट में रेडीमेड राखियाँ तो हर बार ही लोग पहनते हैं। इसमें थोड़ा यूनिक है, एक तो ये हैंडमेड है और डिस्पोज भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें कुमाऊं के कुछ वर्ड्स भी आते हैं, जैसे हमारे वहाँ बड़े भाई को दाजू बोलते हैं, दादा बोलते हैं, छोटे भाई को भुला बोलते हैं, मम्मी को ईजा बोलते हैं, पिताजी को बाबू बोलते हैं। तो इस टाइप के अक्षर भी इन राखियों पे आए हुए हैं जो इस तरीके से हैं, जैसे भैया, दाजू, ऐसे वर्ड्स भी है। तो बाहर के लोग, इंडिया के लोग तो इसे पसंद कर ही रहे हैं। बाहर के जो हमारे इंडिया के लोग वहाँ सेटल्ड हैं और वहाँ के लोग भी इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तो बाहर से भी मुझे ऑर्डर आते हैं, मुझे बाहर से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इस तरीके से इंडिया के साथ साथ बाहर के ऑर्डर भी मेरे पास हैं। काफ़ी राखियाँ मैं डिलीवर करा चुकी हूँ और अभी जो है मेरे ऑर्डर पे ही है, अभी बनी रहे हैं राखियाँ। यहाँ की महिलाएं प्रत्येक राखी को सावधानी पूर्वक हाथ से बनाती हैं, जिसमें विस्तृत डिजाइन, शुभ एपन कला और पवित्र कलावा धागे का समावेश होता है। इन राखियों की एक प्रमुख विशेषता कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग है, जैसे बड़े भाई के लिए दाजू या दादा, छोटे भाई के लिए भुला, माँ के लिए ईजा और पिता के लिए बाबू, जो सांस्कृतिक पहचान को उत्पादों में गहराई से समाहित करता है। राखियाँ यहाँ की बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें भाई का नाम, दाजू, ईजा, बाजू, अगर हम अपने
पापा को पहनानी है, किसी को भी पहनानी है, तो हम उनके नाम के हिसाब से उन्हें पहना सकते हैं। और राखियां तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, इसीलिए मतलब मैं दौड़ी दौड़ी आई हूँ राखियां लेने के लिए यहाँ पे। और इसमें कलावा होता है जो आपको पता हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है, और ये शुद्ध भी है। मेन चीज़ है ये शुद्ध है, इसमें कोई आर्टिफिशियल वर्क नहीं है। ये हमारे संस्कृति को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद समझे आप इसे, और मैं राखी लेने तभी आई हूँ। ये राखियां पर्यावरण के प्रति जागरूक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए शीघ्रता से निपटाई जा सकने योग्य भी है। रंजना की सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रचनाओं की भारत के साथ साथ विदेशों से काफी मांग है। उनके पिता इस पहल की सराहना करते हुए कहते हैं कि इसने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, जबकि ग्राहक इन राखियों की विशिष्टता और प्रामाणिक सांस्कृतिक शुद्धता की निरंतर प्रशंसा करते हैं। बेटी रंजना ने एक बहुत बड़ी पहल की है, उसके लिए उसको धन्यवाद की पात्र है। उसने हमारी लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, लोक संस्कृति की जो विधा है ऐपण को आगे बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठाया और उसको एक रोजगार का अवसर बनाया है, और अवसर बना करके उसने बहुत सुंदर सुंदर राखियां बनाई हैं। और वर्तमान में राखियां उसकी जो है विदेशों से भी जो प्रवासी भारतीय हैं वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। अब प्रवासी उत्तराखंड के ही नहीं, हमारे देश के कई लोग जो है उसको जहाँ जहाँ राखी का त्योहार होता है वो लोग बहुत अच्छे उसकी डिमांड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर रोजगार बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। हम इसके लिए जो है रंजना को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। राखियों पर पारंपरिक पहाड़ी शब्दों और कला की सुंदर झलक मिलती है। रामनगर क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह आजीविका का जरिया है। स्थानीय स्तर से शुरू ये पहल अब देश विदेश तक अपनी पहचान बना चुकी है। महिलाएं अपने खाली समय का सदुपयोग करते हुए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सकती हैं। उनकी बनाई हुई राखियां ईजा, भौजी, ददा, भूली, भाई, बौजू, दादी, काकी, काका, चाचा, चाची, बुबू जैसे पारंपरिक कुमाऊनी संबोधनों के साथ सजाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।